हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के सद्बुद्ध प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। आज हम लोग ये नहीं डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। वो सारी बातें मैं पहले ही कर चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो बढ़े, हम हमारा जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाएं और स्मार्टली कर पाएं। स्मार्टली काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार ये चीज़ बताता हूं कि ये एग्ज़ाम जो है वो नॉलेज का नहीं है। आप में और एक दूसरे बच्चे में जिनकी नॉलेज सेम होगी इस सब्जेक्ट को लेकर, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर, हो सकता है कि एक ज़्यादा स्कोर कर जाए, दूसरा नहीं कर पाए। उसके पीछे कारण होता है एग्ज़ाम टेम्परामेंट। किस तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए, कैसे स्मार्टली हम लोगों को चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्या हमारी रूटीन में हम लोगों को चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो इसी तरह की कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ फॉलो करने वाला हूं। तो सबसे पहली टिप है हमारे लिए ऑडेसियस स्टोरी। ये स्टोरी मैं क्लास में भी एक दो बार बताया हुआ हूं, आज फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो है वो स्टूडेंट्स भी बार बार पूछते रहते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे रिमूव करें। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, नेविगेटिंग डिस्ट्रैक्शन, किस तरह से आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। ऑडेसियस नाम का एक राजा था, ग्रीक किंग। वो जब एक युद्ध जीत के वापस लौट रहा था समुद्र के रास्ते, तो बीच में एक जगह आती है जहां पर साइरेंस यानी कि जो जलपरियां होती है ना वो रहती थी, और वो बहुत ही ज्यादा मधुर संगीत बजाती थी। उससे क्या होता था कि जो भी उस रास्ते से पार हो रहा होता था वो उस संगीत से अट्रैक्ट हो जाता था और उनकी तरफ चल जाता था, और वो जाके जहाज उनका पहाड़ों से टकरा जाता था और वो सबके सब वहां डूब के मर जाया करते थे। अभी जो ऑडेसियस था ये बहुत ही महान राजा था, इसको इस चीज के बारे में पता था। तो अब ये वहां से जब पार हो रहे थे तो इसके दिमाग में आया कि मुझे इनका संगीत तो सुनना है, ठीक है। लेकिन सुनने के बाद वहां जाने का जो मन होता है उस चीज को भी किसी तरह से कंट्रोल करना है। इसको रिलेट करना कि किस तरह से अभी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा बार बार वहां जाने का मन करता है। पढ़ाई करने का मन है, हमें पता है कि वहां जाने से हमारा नुकसान हो रहा है, फिर भी वहां जाने का मन जरूर करता है। तो वो क्या करता है, वो अपने जो सैनिक होते हैं, जो भी उसके साथ लोग होते हैं, नाविक लोग जो होते हैं, उनको बोलता है कि भैया तुम सब अपने कान में वैक्स लगा लो, अपने कान में जो है वो कान बंद कर लो, तुम कोई भी नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम सुनोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा जो है सेल्फ कंट्रोल मेरे जितना स्ट्रांग नहीं है। और वो खुद को क्या बोलता है कि मुझे इस खंबे पर, जो नाव में देखा होगा एक बड़ा सा खंबा होता है जहाज जिसपे वो झंडे लगे हुए रहते हैं, बोले कि इसमें मुझे बांध दो, और मैं चाहे कितना ही बोलूं, कितना ही गिड़गिड़ाऊं, खुलना मत। वैसे भी तुम्हारे कान में वैक्स लगा हुआ रहेगा तो तुम्हें आवाज आएगी नहीं, फिर भी अगर तुम मुझे देखो और बोलो कि मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, कुछ इशारे कर रहा हूं, तो मेरी तरफ ध्यान मत देना, तुम यहां से पार हो जाना। अब वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो उस मधुर संगीत को सुन लेता था उसको भविष्य की जानकारी हो जाती थी, उसको फ्यूचर दिखाई देने लग जाता था। तो उसके मन में आया था एक क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं सुन के तो देखूं कि आखिर इसमें है क्या। तो उसने खुद को बंधवा लिया, अपने कान खुले रखे, बाकी सबके कान बंद करवा दिए, और वहां से वो निकला। और वहां से निकला तो उसने बहुत वही मधुर संगीत सुनने के बाद बहुत बोला अपने सैनिकों को कि मुझे खोल दो, मैं आदेश देता हूं तुमको, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो वहां से पार हो गया। अब उसने क्या किया, यहां पर खुद के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया कि मैं चाहे जो भी कर लूं, मुझे बांध दिया गया है, मुझे यहां पे बांध दिया गया है, अब मैं चाहकर भी उस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। सैनिकों के कान में वैक्स लगवा दिया, वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। इसी तरह से जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भैया मोबाइल को दूर रख दो, अपने लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अपने लिए क्या करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो। जैसे ही तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएगा, तुम्हें अपने आप अपना फ्यूचर दिखाई देने लग जाएगा, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये जो बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, तो भैया डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं होना है तो वो तुम्हारे हाथों में ही है, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्किंसंस लॉ। इस लॉ के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखो, कभी आपने सोचा है कि किसी चीज को करने के लिए अगर हम लोग टाइमलाइन डिसाइड नहीं करते हैं तो हम उसको करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये काम 3 घंटे में करना है तो शायद आप कर भी दोगे, लेकिन अगर आप
टारगेट सेट करके नहीं बैठे हो। मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज कर रहे हो, पूरा पढ़ने बैठ गए, पढ़े जा रहे हैं, बीच में उठ के चले गए, है ना, अपना पानी वानी पी के घूम फिर के, पानी पीने उठे थे और घूम फिर के आए, सबसे मिलते जुलते हुए आ गए। क्यों? क्योंकि टाइमलाइन हमने डिसाइड ही नहीं की थी। वहीं अगर तुम ये डिसाइड कर लो कि 2 बजे मैं बैठा हूँ, 5 बजे तक मुझे इसे कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, तो शायद तुम कर भी दोगे। तो यही पार्किंसंस लॉ हमसे कहता है कि अगर तुम किसी काम को किसी टाइम के साथ अटैच कर दोगे तो उस टाइम में तुम उसे कंप्लीट भी कर दोगे। ठीक है, यहां पे यही बात लिखी हुई है। पार्किंसंस लॉ स्टेट्स दैट वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। जितना टाइम होगा उसमें हम उस काम को फैला देते हैं फॉर इट्स कंप्लीशन। दिस मीन्स दैट इफ वी गिव आवरसेल्व्स मोर टाइम देन नेसेसरी, टास्क विल टेक लॉन्गर। अगर जरूरत से ज्यादा टाइम उस काम के लिए असाइन करोगे तो तुम पक्का वो पूरा का पूरा टाइम ले लोगे। तो हर चीज को टाइम बाउंडेड करो। होमवर्क कर रहे हो, देख रहे हो डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, आधा घंटा ही रखो उसके लिए। सर ने होमवर्क दिया है, 10 क्वेश्चन है, आधा घंटा ही रखो कि इसी में करना है मुझे, तभी तुम उसमें कर पाओगे। नहीं तो पूरा दिन निकाल दोगे, 10 क्वेश्चन भी पूरे नहीं होंगे। तो याद रखना इस चीज को। सेकंड, पार्किंसंस लॉ, जिसमें हम लोगों को टाइमलाइन डिसाइड करनी है हर काम जो हम लोग कर रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईट द फ्रॉग टेक्निक। अब ये क्या खतरनाक चीज है, इसका क्या मतलब है? क्या हम लोगों को मेंढक खाना है? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर आपका काम है, कुछ बड़ी चीज को आपको निपटाना है ना, हो सकता है कि एक दिन में आपके पास 5 अलग अलग तरह के काम हो। एक हो सकता है बैकलॉग आपको कवर करना है, दूसरा हो सकता है कि रेगुलर क्लास में जो चल रहा है उसको पढ़ना है, तीसरा हो सकता है कि आपको डीपीपी करनी हो। तो दिन में सबसे पहले उस काम को करो जो सबसे खतरनाक काम है। सुबह उठते ही सबसे पहले उस चीज को करो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको बाद के लिए मत रखो। इससे क्या होगा कि एक बड़ा काम पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा काम अगर पहले कंप्लीट हो गया तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा, बाद में छोटी चीजें कर लोगे। नहीं तो क्या होगा, छोटी चीज में ही तुम सारा टाइम और सारी एनर्जी वेस्ट कर चुके होंगे, और जब तक उस बड़ी चीज तक पहुंचोगे तब तक ऑलरेडी हमारी एनर्जी 50% लेवल पे आ चुकी होगी, आधा मूड हमारा खराब हो चुका होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द ईट द फ्रॉग टेक्निक एनकरेज अस टू टेकल अवर टफेस्ट टास्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। दिस सेट्स ए पॉजिटिव टोन फॉर द डे। तो हमेशा डिसाइड करो कि कल मुझे क्या क्या काम करना है, कौन सा काम मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल बन रहा है। बैकलॉग क्लियर करना अगर सबसे बड़ा काम है तो दिन का पहला काम बैकलॉग क्लियर करने का रखो, रेगुलर पढ़ने वाली चीज उसके बाद करना, डीपीपी उसके बाद करना। यूं नहीं सबसे सिंपल चीज सबसे पहले लेके बैठे और उसी में आधा दिन निकाल दिया और सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तो समझ गए, ईट द फ्रॉग टेक्निक। हमेशा डिसाइड करो कि सबसे कठिन काम कौन सा है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेन योर सक्सेस। अब ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे एक कैलेंडर लो, है ना, और जो भी काम तुम्हें रोज करना है, जैसे डीपीपी रोज करनी है, फॉर्मूला रोज रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाया उसको रोज रिवाइज करना है, या इस टाइप की कोई भी चीज जो तुम डेली करते हो, उसके लिए कैलेंडर पे क्रॉस मार्क करो। पहले दिन किया एक क्रॉस लगाओ, दूसरे दिन किया एक क्रॉस लगाओ, तीसरे दिन किया क्रॉस लगाओ। इससे क्या होगा कि किसी दिन तुम क्रॉस नहीं लगाओगे ना तो तुम्हें अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि यार मेरी चेन टूट जाएगी, जो मैंने ये काम करना स्टार्ट किया है ये ब्रेक हो जाएगा, और वो खराब लगेगा तुमको। तुम सोचोगे कि यार आज कर लेता हूं इसको, क्योंकि कैलेंडर में अगर एक तारीख खाली दिखेगी ना तो दिमाग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कोई चीज अब जो मैं कर रहा था वो नहीं कर रहा हूं। तो ये बहुत एक अच्छी साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है, जिसको अगर तुम फॉलो करोगे ना तो तुम कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाओगे, कंसिस्टेंसी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो तुम कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। डीपीपी शुरू में तो सारी की थी, अब कर नहीं पा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स अब नहीं बना पा रहे हैं, रिवीजन अब नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया डोंट ब्रेक द चेन, चेन योर सक्सेस। Chaining tasks together is about creating a consistent routine. When we mark tasks off a calendar with access, we visually see our progress, reinforcing our commitment to daily achievement. रोज काम करो, रोज क्रॉस मारो। ऐसा होगा 10 दिन तक लगातार कर लोगे ना तो 11वें दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा कि यार मैं इस चेन को तोड़ूं,
है ना। तो हमेशा हर जो टास्क हमें रोज करना है उसके लिए एक छोटा सा कैलेंडर टाइप बना लो पेपर पे और मार्क करो, चिपका दो उसको दीवार पे, रोज क्रॉस 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 लगाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा कि रोज का एक क्रॉस लग रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा हमारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, द स्विस चीज मेथड। इसका दूसरा नाम हिंदी में है फूट डालो और राज करो। कोई काम हमें लग सकता है कि बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये तो हमारा पूरा दिन ले लेगा, ये तो 4 दिन में पूरा होगा, उस चक्कर में हम उसको शुरू ही नहीं कर पाते। तो ये स्विस चीज मेथड हमको क्या कहता है कि भैया थोड़ा थोड़ा करके खाओ। अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, कोनिक सेक्शन पढ़ना है, मत नाम ही मत लो कोनिक सेक्शन का, तुम ये तो कि मुझे पैराबोला पढ़ना है, पैराबोला भी बड़ा लग रहा है, ये देखो मुझे पैराबोला के बस स्टैंडर्ड पैराबोला के जो पैरामीटर्स है उसको समझना है, आगे पीछे हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। इंडेक्सिंग करो, पहले चैप्टर को लिखो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज आने वाली है, उस इंडेक्स को याद करो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है। फूट डालो और राज करो, छोटी छोटी चीजों को तोड़ पाओगे, एक साथ बड़े चैप्टर को नहीं तोड़ पाओगे। तो स्विस चीज मेथड हमसे यही कहता है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द लार्जर चैलेंजेस इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, दिस मेक्स डॉन्टिंग टास्क फील मोर अचीवेबल। जो बड़े बड़े टास्क लग रहे थे ना, वो धीरे धीरे करके अचीव कर पाओगे, है ना। जैसे कि कोई भी एक चैप्टर उठाओ, पहले उसको लिखो कि इसमें क्या क्या 5 टॉपिक थे, हर टॉपिक में सब टॉपिक क्या क्या थे, हर सब टॉपिक में क्या मेथड यूज हुआ था, क्या फॉर्मूला यूज हुआ था। तुम पाओगे कि जैसे ही तुमने उस चैप्टर को इस इंडेक्सिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आधा काम वहीं खत्म हो गया, तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अब डिवाइड कर लो उसको कि डेली मेरे को 10-10% कवर करना, 10 दिन में कंप्लीट कर दोगे। और अगर पूरा चैप्टर पढ़ने की सोचते रहोगे ना, तो 10 दिन खत्म हो जाएंगे और सोचते ही रह जाओगे। तो अगला मेथड है स्विस चीज मेथड, जो हमको यह बताता है कि किस तरह से बड़े टास्क को छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया जाए तो हम बड़े टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। अब ये क्या बात बताता है कि 80% ऑफ रिजल्ट जो होते हैं ना, वो 20% चीजों को करने से ही मिल जाते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सी वो 20% चीजें होती है। आप किसी क्रिकेटर को देखो, सचिन को देखो, हर बॉल पे बाउंड्री नहीं लगानी है, कमजोर बॉल को देखना है, उसी पे बाउंड्री लगा देनी है। 20% बॉल्स पर 80% रन बनते हैं, बाकी 80% बॉल पर 20% रन बनते हैं। यही चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। बड़े बड़े जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो क्या करते हैं, वो 20% कस्टमर देखते हैं कि कौन से 20% कस्टमर उनके रेगुलर हैं, उन्हीं को ऑफर देना, उन्हीं को डील्स देना। क्यों, वही हमारा 80% बिजनेस लेकर आ रहे हैं, बाकी जो कभी कभार आने वाले हैं उन पर हमें क्यों ध्यान देना। तो यहां पर भी वही चीज हमें देखनी चाहिए कि कौन से ऐसे 20% टॉप 20% टॉपिक हैं जिनसे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है कि हमारे केस में ऐसा ना हो कि 20% टॉपिक से 80% क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने खुद ने एनालिसिस किया और मुझे पता है कि टॉप 25% टॉपिक से 50% सवाल आते हैं। इस बात की तो मैं खुद गारंटी दे सकता हूं, मेरे पास डेटा भी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है कि लास्ट 6 ईयर के पेपर का एनालिसिस करके कि ये 25 टॉपिक है 11th और 12th के मिला के जिनसे 50% क्वेश्चन आए थे। तो पहले हमारी एनर्जी उन 25% पे फोकस करो, ज्यादा करने के पीछे जाओगे तो अननेसेसरी चीजों में उलझ के रह जाओगे, ठीक है। कंप्लीट कर लेना बाद में, पहले उन 25% टॉपिक पे फोकस करो। The Pareto principle or the 80-20 rules suggests that 80% of results come from 20% of the effort. By identifying and focusing on the vital few tasks, we can maximize our effectiveness. तो हमेशा एनालिसिस करो काम शुरू करने से पहले, अंधकार में काम शुरू मत करो। जानो उस चीज को कि इस टास्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा, इस चैप्टर के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। पहले उस पर कमांड बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर बाकी चीजों के पीछे भागो। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, काइजेन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डेली ग्रोथ। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो जैसे एक पेड़ होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन बीज डाला
और अगले दिन बहुत बड़ा पेड़ आपको मिल गया। कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आती रहती है कि सर क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। अरे भाई, आज तुमने वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, आज कैसे 100% बन जाएगा? तुम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करो कि कल से ज्यादा आज बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमारे एफर्ट जो है ना वो रेगुलर थोड़े थोड़े बढ़ाओ। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको कि अगर तुम एक दिन पिछले दिन से 1% भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब हर दिन पिछले दिन से 1% भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आज जो तुम्हारी पोजीशन है ना उसका 37 या 36 टाइम्स ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना टाइम्स तुम बेटर हो जाओगे। मतलब अगर आज तुम्हारी परफॉर्मेंस को मैं 1 बोल रहा हूं, रोज 1% भी खुद को इंप्रूव करोगे तो 1 साल बाद तुम खुद का 36-37 टाइम्स हो जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। वहीं अगर रोज तुम खुद का 1% भी कम कर रहे हो तो 1 साल में ये शायद कुछ 0.06 या 0.07 या ऐसे 0.09 के आसपास कुछ आ जाता है। मतलब अगर डेली तुम 1% भी कल का कम कर रहे हो ना तो 1 साल में तुम आज जितना हो उससे 90% कम हो जाओगे। समझ गए बात को? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दो चीजें, एक तो कंटिन्यूअस करते रहना है और एक बिना घबराए करना है। जो चीज आज हमको बड़ी लग रही है वो कंटिन्यूअस करते रहोगे तो कुछ दिन बाद जाके छोटी लगने लग जाएगी। आज इस चीज में मत उलझो कि हमसे 100% क्यों नहीं हो रहा है। आज 100% करना ही नहीं है, आज 5% ही करना है, कल 6 करना है, परसों 7 करना है, रेगुलर करना है, तभी वो चीज दिमाग में बैठेगी। जैसे खाना खाते हैं वैसे ही है ये, थोड़ा खाओ, उसको पचाओ, अगले दिन फिर थोड़ा खाओ, भूख लगने दो। एक साथ थोड़ी ना सारा का सारा खा सकते हैं हम लोग। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, काइजन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय मेकिंग स्मॉल डेली एनहेंसमेंट वी कैन अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर टाइम। ओवर टाइम हम लोगों का ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो जाएगा अगर हम डेली थोड़ा 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 बढ़ा रहे हैं। समझ गए इस बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी। दैट्स इट। यही छोटे छोटे से कुछ प्रिंसिपल्स मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। ये क्या चीज को बताते हैं हम लोगों को कि किस तरह से अगर इन छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को हम अपने जीवन में उतार लें तो एक बच्चा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसका नॉलेज आपके बराबर है, आप उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी उससे अच्छी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस उससे बेटर हो जाएगी। इस तरह की और जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं इस टाइप की और जानकारी आपको मिलती रहे तो कमेंट में लिखो कि सर इस टाइप की और जानकारी हमें दें, और इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो भी लिखो। उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार ध्यान से इन सारी चीजों को फिर से रिवाइज करना और अपने स्टडी प्लान में इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ।